कि इतने हल्के में मत आंख जिंदगी, कि इतने हल्के में मत आंख जिंदगी, मैं जो हूं ना वो तुझे बताना बाकी है। अभी तो तूने मेरे पंख देखे हैं, उड़ना अभी बाकी है। तो मिशन जून JRF 2024 JRF की तैयारी हम लोग कर रहे हैं और हम लोग पहला ये अध्याय पढ़ रहे हैं फर्स्ट पेपर का, शिक्षण अभिक्षमता। इसी के टॉपिक में हम लोग एक अन्य टॉपिक देखेंगे, शिक्षण के प्रकार। क्या से देखेंगे? शिक्षण के प्रकार। शिक्षण के प्रकार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो शिक्षण के कितने प्रकार होते हैं? तो शिक्षण को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया गया है और प्रत्येक आधार को 3 भागों में बांटा गया है। कहने का मतलब यह है कि शिक्षण के प्रकार को विभिन्न आधारों पर, शिक्षण के प्रकार को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया गया है और प्रत्येक आधार का जो है 3 प्रकार होते हैं। तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ टीचिंग, टाइप्स ऑफ टीचिंग। तो शिक्षण के प्रकार, तो पहला हम लोग देखेंगे, जो पहला हमारा आधार होगा वह होगा शासन व्यवस्था के आधार पर। शासन व्यवस्था के आधार पर, तो शासन व्यवस्था के आधार पर हम लोग देखेंगे शिक्षण कितने प्रकार का होता है। तो शासन व्यवस्था के आधार पर शिक्षण जो होता है 3 प्रकार का होता है। यहां पर हो गया 2 और यहां पर हो गया 3। पहला होता है निरंकुश शिक्षण। निरंकुश शिक्षण के बारे में यदि हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा जो हमारा होता है लोकतांत्रिक शिक्षण। लोकतांत्रिक शिक्षण स्तर। इसके बाद तीसरा जो होता है हस्तक्षेप रहित शिक्षण। तो देखिए अब इनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए मैं आपको पढ़ करके भी समझाऊंगा और वैसे भी समझाऊंगा। एक एक टॉपिक को हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे। यहां से क्वेश्चन बनेगा कि शासन व्यवस्था के आधार पर, शासन व्यवस्था के आधार पर कौन सा घटक नहीं है। तो कौन सा? निरंकुश शिक्षण, लोकतांत्रिक शिक्षण और हस्तक्षेप रहित शिक्षण होता है। यह शासन व्यवस्था के आधार पर शिक्षण के प्रकार होते हैं। एग्जाम में पूछ सकता है शासन व्यवस्था के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है? तो अगर आप सही ढंग से पढ़े रहेंगे कि शासन व्यवस्था के आधार पर शिक्षण के जो होते हैं 3 प्रकार होते हैं, निरंकुश शिक्षण, लोकतांत्रिक शिक्षण और उसके बाद हस्तक्षेप रहित शिक्षण। तो यह हो गया। अब इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए जो निरंकुश शिक्षण प्रणाली होती है, अर्थात अगर देखा जाए निरंकुश शिक्षण, अगर उस शिक्षण को कहा जाता है जिसमें सर्वे सर्वा जो प्रशासनिक मालिक होता है वह शासक होता है। यह उच्च शिक्षा स्तरों में ऐसा देखा जाता है। अगर देखा जाए तो शिक्षक जो मन में आता है वह करता है, जो उसका मन करेगा पढ़ाएगा, और चाहे आपको समझ में आए चाहे न आए। जैसा कि विश्वविद्यालयों में देखा जाता है कि प्रोफेसर आते हैं, अपना लेक्चर दे करके चले जाते हैं। वह आप बच्चे को कितना समझ में आया कितना नहीं समझ में आया इससे कोई मतलब नहीं है। बस उनका काम है जो मन में आया, जो टॉपिक पढ़ा करके चले गए। लेकिन कहीं ना कहीं निरंकुश शिक्षण में यह चीज भी होता है। अगर देखा जाए अगर कोई प्रोफेसर ऐसा काम करता है तो वह निरंकुश शिक्षण के अंतर्गत आता है, वह अपने आप को एक शासक समझता है, तो यह गलत बात है। और उसके बाद यहां पर देखा जाए तो निरंकुश शिक्षण में आप लोग, उसके बाद
चलिए आगे देखते हैं लोकतांत्रिक शिक्षण स्तर में क्या होता है। लोकतांत्रिक शिक्षण में यह होता है कि इसमें जो सर्वे सर्वा मालिक होता है वह जनता होती है, लेकिन जनता के अनुसार पढ़ाई नहीं हो सकती। ऐसा हो सकता है लोकतांत्रिक शिक्षण जो होता है वह हमारे देश में होता है, कहने का मतलब मन चाहे सब्जेक्ट अब पढ़ सकते हैं, नई शिक्षा प्रणाली के अनुसार हम जो चाहे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। और इस शिक्षण में क्या होता है, लोकतांत्रिक शिक्षण में कहने का मतलब शिक्षक और विद्यार्थी के प्रति जो होता है वह अंतर्निहित क्रिया होती है, उन दोनों के बीच वार्तालाप होता है और दोनों कहने का मतलब वार्तालाप करके मानसिक और मानसिक विकास में उत्तरदायी होते हैं। ये हो गया। उसके बाद हस्तक्षेप रहित शिक्षण क्या होता है। हस्तक्षेप रहित शिक्षण में वह प्रक्रिया होती है जिसमें विद्यार्थी क्या होता है, स्वतंत्र होता है। कहने का मतलब इसमें पाठ्यक्रम निर्धारित होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं प्राइवेट एडमिशन करवा लिया, एक दिन भी विद्यालय नहीं गया, मुझे जो मन में आया मैंने वह पढ़ा, उसके बाद जाकर के एग्जाम दे दिया, क्योंकि वहां पर पाठ्यक्रम तो निश्चित है कि हमको क्या देना है, लेकिन हमको ना तो यहाँ पर अध्यापक नहीं होता है, यहाँ पर मतलब यहाँ पर अध्यापक का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। न तो मैं विद्यालय जाता हूँ, न किसी चीज से मुझे मतलब है, मुझे जो जी में आएगा वह पढ़ूंगा। यह हो गया। एक बार मैं आप लोगों को किताब से पढ़ के बता देता हूं। निरंकुश शिक्षण, शिक्षण प्रक्रिया का संचालन शासक की इच्छा के अधीन होता है, जैसे प्राचीन राजतंत्र में शिक्षा का संचालन। कहने का मतलब है कि देखिए यहां पर स्पष्ट लिखा है कि शिक्षण प्रक्रिया का संचालन शासक की इच्छा से होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि यह उच्च शिक्षा स्तरों में देखने को मिलता है। क्या होता है कि प्रोफेसर आते हैं, लेक्चर दे करके चले गए, उनसे और किसी चीज से मतलब है नहीं, तो वह भी अगर देखा जाए कि उनको किसी चीज से मतलब है नहीं, तो वह भी निरंकुश शिक्षण होगा। उसके बाद ये पहले के शासक जो होते थे, जो जी में आता था वही पढ़वाते थे, यह पहले प्राचीन समय में देखा जाता था। उसका देखिए लोकतांत्रिक शिक्षण व्यवस्था में, इस व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षण प्रक्रिया का संचालन जनता की इच्छा के अनुसार करना होता है। देखिए इस प्रक्रिया में क्या होता है, शिक्षण व्यवस्था जो है जनता के अनुसार करना होता है, जो कि व्यवहारिक न होने के कारण संभव नहीं है। जो व्यवहारिक न होने के कारण क्या है, संभव नहीं है। लेकिन लोकतांत्रिक अगर इन तीनों में अगर देखा जाए, सबसे बेस्ट जो है अगर कहे कि शासन व्यवस्था के आधार पर सबसे अच्छा प्रकार कौन सा है, तो वह लोकतांत्रिक शिक्षण है। कौन सा है, लोकतांत्रिक शिक्षण स्तर। इसके बाद हस्तरहित शिक्षण क्या है, तो हस्तरहित शिक्षण में देखिए शासन व्यवस्था की ओर से शिक्षण के विभिन्न स्वरूपों का निर्धारण कर दिया जाता है। विद्यार्थी किसी भी स्वरूप में अध्यापन करने के लिए स्वतंत्र होता है, जो भारतीय शिक्षा पद्धति में देखने को मिलता है। तो क्या होता है कि इसमें अध्यापन के लिए क्या होता है, विद्यार्थी एकदम स्वतंत्र होता है, जो चाहेगा वो पढ़ेगा, और ऐसा हमारे भारत देश में देखने को मिलता है। तो आशा करते हैं कि यह टॉपिक आपको समझ में आया होगा कि शासन व्यवस्था के आधार पर शिक्षण के प्रकार। तो शासन व्यवस्था के आधार पर शिक्षण के 3 प्रकार होते हैं। मैंने कहा ना कि प्रत्येक आधार के जो होंगे 3 प्रकार होंगे। तो यहाँ पर कौन सा है, निरंकुश शिक्षण स्तर है, उसके बाद लोकतांत्रिक शिक्षण स्तर है, उसके बाद हस्तक्षेप रहित शिक्षण स्तर है। तो यह आपका पॉइंट आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। क्यों, क्योंकि इसको याद भी कर लेना है, और याद तो कोई चीज होता नहीं, बस आपको प्रकारों को एक बार देख लेना। अब आपको याद हो गया होगा निरंकुश शिक्षण स्तर में क्या होता है कि अध्यापक की मर्जी चलती है, शासक की मर्जी चलती है, कहने का मतलब वहां पर विद्यार्थी से कोई मतलब नहीं होता। लोकतांत्रिक शिक्षण स्तर में क्या होता है कि इसमें विद्यार्थी और शिक्षक के बीच क्या होता है, अंतर्निहित प्रक्रिया होती है। और उसके बाद यहाँ पर है हस्तक्षेप रहित शिक्षण में क्या होता है, इसमें विद्यार्थी जो होता है किसी भी कोई भी चीज पढ़ने के लिए स्वतंत्र होता है, वह अध्यापन के लिए क्या होता है, स्वतंत्र होता है। यह हो गया। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब इसके बाद हम लोगों का अगला टॉपिक है अधिगम
स्तर के आधार पर, अधिगम स्तर के आधार पर। तो यहां पर भी 3 प्रकार होंगे, तो मैं बता देता हूं। सबसे पहले देखिए, इन 3 प्रकारों को बताने से पहले मैं बता देता हूं कि शिक्षण के प्रकार, शिक्षण के प्रकार, शिक्षण के प्रकारों के बारे में यदि हम चर्चा करें तो शिक्षण आप लोग जानते हैं 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्राथमिक शिक्षण, प्राथमिक शिक्षण जिसको हम स्मृति शिक्षण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मृति शिक्षण। स्मृति शिक्षण का, अगर स्मृति शिक्षण किस पर बल देता है? ज्ञानात्मक पक्ष पर बल देता है। ज्ञानात्मक पक्ष। और ज्ञानात्मक पक्ष का प्रतिपादन किसने किया था? हर्बर्ट ने किया था। और देखिए दूसरा जो है माध्यमिक शिक्षा परिषद, जैसा कि आप लोग देखते हैं। और यह प्रक्रिया कितना होता है? कहने का मतलब 1 से लेकर के 8 तक प्राथमिक शिक्षण के अंतर्गत आता है। उसके बाद माध्यमिक शिक्षण कहां से कहां तक होता है? माध्यमिक शिक्षण के बारे में बात करें तो यह 8 से लेकर के 12 तक का होता है। और इसे क्या कहा जाता है? बौद्ध स्तर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बौद्ध स्तर कहा जाता है। और बौद्ध स्तर जो बल देता है वह भावनात्मक पक्ष पर बल देता है। भावनात्मक पक्ष का प्रतिपादन किसने किया था? करतवाल ने। करतवाल। भावनात्मक। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, जो तीसरा है उच्च शिक्षा स्तर, उच्च शिक्षा जो 12 के बाद होता है। कहां होता है? 12 के बाद की जो शिक्षा होती है उसे उच्च शिक्षा के अंतर्गत आता है। और इसमें इसे क्या कहा जाता है? चिंतन स्तर कहा जाता है। चिंतन स्तर। और चिंतन स्तर का प्रतिपादन किसने किया था? हंट। कौन? हंट। और इसको यह किस पे बल देता है? तार्किक शक्ति पर। किस पर? तार्किक पक्ष पर क्या करता है? बल देता है। अब यहां से हम लोग समझते हैं, अगर देखा जाए तो देखिए कहने का मतलब है कि देखिए स्मृति, अगर यहां पर देखा जाए तो अधिगम स्तर के आधार पर कौन सा है? स्मृति शिक्षण है। स्मृति शिक्षण। उसके बाद आपका है बौद्ध स्तर। उसके बाद आपका अगला जो है वह कौन सा है? चिंतन स्तर शिक्षण, या फिर कहें बौद्ध शिक्षण स्तर, चिंतन शिक्षण स्तर, स्मृति शिक्षण स्तर। तो यह प्रकार हो गए। अब देखिए क्या होता है स्मृति शिक्षण स्तर में, क्या होता है इस पे विद्यार्थी को रटने पर बल दिया जाता है। किस पे? रटने पर बल दिया जाता है। रटने पर बल दिया जाता है। और इसमें समझने के लिए, सीखने का बल दिया जाता है। समझने और सीखने पर बल दिया जाता है। और चिंतन स्तर में तार्किक, मतलब कहने का मतलब है देखिए जब 12 के बाद कोई शिक्षा होती है तो वहां पर जो अध्यापक कोई चीज पढ़ाता है तो बच्चे सीधा कमेंट करते हैं कि कैसे, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे हो सकता। कहने का मतलब वहां पर हम लोग बहुत सारे सिद्धांतों को पढ़ते हैं और वहां पर आलोचनात्मक टिप्पणी भी करते हैं कि यह कैसे हो सकता है। तो सारी चीजें हम लोग वहां पर जो चीजें पढ़ते हैं उसमें पक्ष विपक्ष दोनों हम लोग देखते हैं कि आखिर में इसका पक्ष क्या है, सकारात्मक पक्ष क्या है, नकारात्मक पक्ष क्या है। तो इन सब चीजों के बारे में चर्चा होती है। तो अधिगम शिक्षण स्तर के आधार पर, मतलब अधिगम स्तर के आधार पर शिक्षण के 3 प्रकार, पहला जो है स्मृति शिक्षण, दूसरा जो है बौद्ध स्तर के शिक्षण और तीसरा जो है चिंतन स्तर के शिक्षण।
अब इसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ करके समझाता हूं। देखिए, कहने का मतलब स्मृति शिक्षण जो होता है 1 से लेकर के 8 तक के विद्यार्थियों को क्या किया जाता है, रटने पर बल दिया जाता है। विद्यार्थी को एकदम जोरों शोरों से रटवाया जाता है और देखेंगे कि वो रटने से क्या होता है कि उसके मानसिक क्षमता का विकास होता है। जितना ज्ञान उसके दिमाग में हम लोग भर सकते हैं तो वह कहां पर भर सकते हैं, प्राथमिक शिक्षण में हम लोग क्या करते हैं, उसके दिमाग में, विद्यार्थी के दिमाग में जो चीजें होता है रटवाते हैं, और जितना रटता है फिर उसका वह प्रयोग करता है। प्रयोग करने के बाद उसका विश्लेषण करता है, फिर संश्लेषण करता है, उसके बाद क्या करता है, मूल्यांकन करता है। तो जो चीज आप बचपन में जितना रटे रहेंगे आगे चल के आप उतना ही ज्ञान को अर्जित करेंगे, उतना ही ज्यादा आपको अनुभव होता है। माध्यमिक शिक्षण में क्या होता है, बच्चे को सीखने और सिखाने पर बल दिया जाता है। कहने का मतलब उसे समझने के लिए और सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। ये नहीं कि तुम अब चलो, अब पहले वहां पर सिखाया जाता है और मतलब उसको समझाया जाता है, सिखाया जाता है कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे होती है। उसके बाद बच्चा जब आगे क्लासों में जाता है तो वहां पे तार्किक पक्षों पे विचार करता है, अर्थात वहां पर बहुत सारे तर्क वितर्क होते हैं। अब मैं आप लोगों को पढ़ करके समझाता हूं कि क्या क्या है। तो देखिए, शिक्षण में विद्यार्थी को अधिगम करके विषय वस्तु को रटने तक सीमित रखा जाता है। कहने का मतलब यह है कि देखिए, कहने का मतलब चाहे कोई भी चीज पढ़े, कहने का मतलब है स्मृति स्तर शिक्षण में क्या होता है, इसमें विद्यार्थी को केवल रटवाया जाता है, कोई चीज बताया नहीं जाता है, न तो सिखाया जाता है। बस आप रटिए, उसे रटिए, रटते जाइए, केवल यहाँ पर रटने पर ही बल दिया जाता है। उसके बाद है बोध स्तर का शिक्षण। इस प्रकार के शिक्षण का प्रयोग किसी वस्तु की पहचान या उसकी प्रकृति को समझने में करता है, साथ ही उदाहरणों को गैर उदाहरणों से अलग करने की समझ विकसित होती है। कहने का मतलब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें सीखने और सिखाने की प्रवृत्ति पर बल दिया जाता है। कहने का मतलब यहां पर एक उदाहरण को गैर उदाहरण से तुलना करने की समझ आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद उच्च शिक्षण स्तर आता है हमारा, और इसमें क्या होता है, देखिए तार्किक होता है, यहां पर लिखा है विमर्शी स्तर का शिक्षण। विमर्शी मतलब विचार करने के स्तर का शिक्षण। विमर्श एक मानसिक प्रक्रिया होती है, अतः इस शिक्षण के अंतर्गत बिंदुओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करने व उन पर विचार देने की क्षमता, समझ विकसित होती है। कहने का मतलब अब देखिए, यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं कि तार्किक वाली को, तो क्या होता है, विमर्शी स्तर का शिक्षण। विमर्शी मतलब विचार करने। कहने का मतलब देखिए, इसमें लिखा है कि स्पष्ट विमर्श एक मानसिक प्रक्रिया होती है, अतः इस शिक्षण के अंतर्गत विवेचन बिंदुओं का आलोचनात्मक विश्लेषण करने व उन पर विचार देने की समझ विकसित होती है। तो कहने का मतलब विचार देने की क्षमता क्या होती है, विकसित होती है। वह किसमें, विमर्शी शिक्षण स्तर में। मैंने आपको जो पॉइंट बताया वह मैं पढ़ चुका हूं, और एक बात समझिए कि मैंने जो कह दिया बस वही किताब में भी लिखा होगा। मैं जो यहाँ पर लिखा हूं न तो इस किताब से मैच खाएगा न कुछ। देखिए, मैं सारे टॉपिक को अलग ही बता रहा हूं। अब इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कौन सा, शासन व्यवस्था के आधार पर शिक्षण के प्रकार कौन कौन सा था, निरंकुश शिक्षण था, लोकतांत्रिक शिक्षण था, उसके बाद हस्तक्षेप रहित शिक्षण था, उसके बाद अधिगम स्तर के आधार पर शिक्षण के प्रकार। तो अधिगम स्तर के आधार पर शिक्षण के प्रकार मैंने आपको क्या बताया, स्मृति शिक्षण बताया।
उसके बाद क्या बताया मैंने आपको, बोध स्तर बताया, उसके बाद चिंतन स्तर अर्थात विमर्शी शिक्षण स्तर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया। और मैं बता देता हूं कि स्मृति शिक्षण जो होता है रटने पर बल दिया जाता है, जिससे ज्ञानात्मक पक्ष पर विकास होता है, और ज्ञानात्मक पक्ष का प्रतिपादन हर्बर्ट ने किया था। उसके बाद बोध स्तर भावनात्मक पक्ष पर बल देता है, और उसके बाद चिंतन स्तर का प्रतिपादन किसने किया था, हंट ने किया था। तो ये चीजें आप लोगों को याद करनी है। ये कहने का मतलब है कि आप यहाँ पर जो चीजें मैं लिखा हूं उसे एकदम बारीकी से पढ़िए और उसको एकदम ध्यान पूर्वक, यहाँ पर कोई भी चीज पढ़ने वाली नहीं है, वह चीज अपने जीवन में धारण करने वाली चीज है। और इससे क्या होता है कि अगर हम कोई भी चीज धारण करेंगे तो वह हमारे काम ही आएगा, अर्थात हमारे जीवन के परिवर्तन के बदलाव में ही काम आएगा, जिससे हम ज़ेआरएफ निकालेंगे। तो अगला जो है शैक्षिक प्रबंध व्यवस्था के आधार पर, शैक्षिक प्रबंध व्यवस्था के आधार पर मैं इसको मिटाता हूं, इरेज करता हूं, उसके बाद तब बताता हूं। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है शैक्षणिक प्रबंध के आधार पर तो देखिए शिक्षण के प्रकारों में अगर हम देखा जाए तो हमारा आधार कौन सा है, शैक्षणिक प्रबंध के आधार पर शिक्षण के प्रकार। तो शिक्षण के प्रकार यहां पर होगा औपचारिक शिक्षण स्तर, उसके बाद होगा निरौपचारिक शिक्षण स्तर। उसके बाद अगला पॉइंट जो होगा हमारा अनौपचारिक शिक्षण स्तर। देखिए अगर इसके बारे में हम लोग विचार करें तो इसके बारे में विचार करना मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि औपचारिक शिक्षण जो होता है उसमें सारी चीज जो होती है प्री प्लानिंग होती है। जैसे कि यहां पर देखिए हम लोग अगर अध्ययन कर रहे हैं, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो यह औपचारिक शिक्षण के अंतर्गत आएगा। कहने का मतलब यहां पर सारी चीजें प्री प्लानिंग है, मुझे क्या चीज पढ़ाना है और आपको क्या चीज पढ़ना है, कब आपको वीडियो प्रोवाइड होगा, सारी चीजें क्या है यहां पर एक नियमबद्ध होती हैं और यहां पर प्री प्लानिंग होता है। यहां पर पाठ्यक्रम भी निर्धारित होते हैं कि क्या चीज पढ़ाए जाएंगे, और ऐसा शिक्षण केवल विद्यालयों में ही दिया जाता है। विद्यालयी शिक्षण जो होता है वह कौन सा है, औपचारिक शिक्षण के अंतर्गत आता है। इसमें अध्यापक भी पहले से तय होते हैं कि आप अंग्रेजी पढ़ाएंगे, उसके बाद हिंदी के अध्यापक तय होते हैं कि हिंदी पढ़ाएंगे, फिजिक्स के शिक्षक जो होते हैं वो भी तय होते हैं कि आप क्या होंगे, फिजिक्स पढ़ाएंगे, और कब पढ़ाएंगे वह एक टाइम टेबल बना होता है विद्यालयों में, और वहां पर जो सारी मतलब जितनी सारी चीजें होती हैं वह सब प्री प्लानिंग होती हैं। तो यह कहने का मतलब होता है कि यहाँ पर औपचारिक शिक्षण के अंतर्गत विद्यालयी शिक्षण आता है, जिसमें सारी चीजें क्या होती हैं, नियमबद्ध होती हैं और प्री प्लानिंग होती हैं। निरौपचारिक शिक्षण स्तर क्या होता है, निरौपचारिक शिक्षण। तो निरौपचारिक शिक्षण जो होता है औपचारिक शिक्षण और अनौपचारिक शिक्षण के मध्य होता है। क्या होता है, औपचारिक शिक्षण और अनौपचारिक शिक्षण के मध्य क्या होता है, इसमें क्या होता है कि देखिए औपचारिक शिक्षण और अनौपचारिक शिक्षण, जैसे कहने का मतलब होता है कि देखिए जैसा कि मैंने इसके पहले आपको एग्जांपल दिया कि मैंने मान लीजिए किसी यूनिवर्सिटी में प्राइवेट एडमिशन करवा लिया, तो पाठ्यक्रम वहां पर निश्चित है, तो वह किसके अंतर्गत आ जाएगा, औपचारिक शिक्षण के अंतर्गत आ जाएगा। और मैं विद्यालय में नहीं पढ़ रहा हूं, मेरा अध्यापक से कोई लेना देना है नहीं, तो इसका मतलब यह किसके अंतर्गत आ जाएगा, औपचारिक शिक्षण के, अनौपचारिक शिक्षण के
अंतर्गत आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है, देखिए अब कहने का मतलब ये दोनों का मध्य होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। निरौपचारिक शिक्षण जो होता है, औपचारिक शिक्षण और अनौपचारिक शिक्षण के मध्य क्या होता है। कहने का मतलब यहाँ पर पाठ्यक्रम तो निश्चित होते हैं, लेकिन बालक जो होता है पढ़ने के लिए स्वतंत्र होता है, वह अध्यापक के अधीन नहीं होता है, न तो विद्यालय के अधीन होता है, न तो पढ़ने जाएगा, न तो कुछ वह घर बैठे अपना जो चाहे मन में आए पढ़ेगा, उसके बाद एग्जाम देने जाएगा। तो निरौपचारिक शिक्षण आपको समझ में आएगा। अनौपचारिक शिक्षण क्या होता है, अनौपचारिक शिक्षण जो होता है यहाँ पर कोई भी चीज प्री प्लानिंग नहीं होती। यहाँ पर जो ज्ञान होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि अपने भाई से सीखेगा, बहन से सीखेगा, हर एक चीज मतलब प्रकृति से सीखेगा, समाज से सीखेगा, कुछ न कुछ वह सीखता रहेगा। इसके लिए वह क्या होता है, स्वतंत्र होता है। इसमें जो विद्यार्थी होता है पूरी तरह से स्वतंत्र होता है, वह कहीं से भी अपना अध्यापन कर सकता है। तो यह हो गया शैक्षिक प्रबंध के आधार पर शिक्षण के प्रकार। तो कौन सा है, औपचारिक शिक्षण, अनौपचारिक शिक्षण, निरौपचारिक शिक्षण। औपचारिक शिक्षण में क्या होता है, सारी चीजें प्री प्लानिंग होती हैं। अनौपचारिक शिक्षण में विद्यार्थी जो होता है वह स्वतंत्र होता है, वह कहने का मतलब वह कहीं से भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है। और उसके बाद निरौपचारिक शिक्षण जो होता है वह औपचारिक शिक्षण अनौपचारिक शिक्षण के मध्य का होता है। तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पर। तो अगला पॉइंट जो हमारा है उसको देखते हैं कि क्या चीज है। अब यहां पर जो अगला आधार हमारा होगा उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर। तो इसको मैं आपको पढ़ करके समझाता हूं, पढ़ करके एक एक पॉइंट को मैं बारीकी से समझाता हूं। देखिए, सर्वप्रथम B.S. ब्लूम ने अपनी पुस्तक शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, सर्वप्रथम B.S. ब्लूम, B.S. ब्लूम ने अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण, उद्देश्यों का वर्गीकरण। शैक्षिक उद्देश्यों की वर्गीकरण में क्या किया, देखिए शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण में शिक्षण का उद्देश्य आधारित वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। क्या किया है, शिक्षण के उद्देश्य आधारित वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। इसके निम्न 3 रूप हैं। पहला है, देखिए ज्ञानात्मक, दूसरा है भावनात्मक, और तीसरा जो है गत्यात्मक। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि ज्ञानात्मक शिक्षण स्तर अर्थात स्मृति, कौन सा, स्मृति शिक्षण स्तर। भावनात्मक, और इसका प्रतिपादन किसने किया था, भावनात्मक में क्या होता है, देखिए बौद्ध स्तर की शिक्षण होती है, बौद्ध स्तर। और उसके बाद यहां पर जो होगा गत्यात्मक में जो होगा चिंतन होगा, कौन होगा, चिंतन स्तर। तो कहने का मतलब है, और इन्होंने अभी मैं आपको एक एक पॉइंट को, स्मृति शिक्षण का प्रतिपादन किसने किया था, बताइए किसने किया था, हर्बर्ट। और उसके बाद बौद्ध स्तर का किया था मारिसन ने, और उसके बाद चिंतन स्तर का। तो अब देखिए यहां पर हम लोग देखेंगे जो भावनात्मक स्तर की शिक्षण है, इसका प्रतिपादन किसने किया था, करतवाल। कौन, करतवाल ने किया था। और एक बात मैं बता दूं कि B.S. ब्लूम ने अपनी पुस्तक कब लिखी थी, 1956 में। कब, 1956 में लिखी थी। अब देखिए, अब यहां से समझाने की जरूरत नहीं है, अगर आप पढ़ते हैं तो देखिए ज्ञानात्मक पक्ष कहां से होता है, स्मृति स्तर,
भावनात्मक पक्ष का विकास कहाँ होता है? बौद्ध स्तर पे। और उसके बाद गत्यात्मक स्तर पे विकास कब होता है? चिंतन स्तर पे, अर्थात उच्च शिक्षण की जो उच्च शिक्षा होती है वहां पर आपको गत्यात्मक विधि से, कहने का मतलब शिक्षण प्राप्त होता है। अब अगर देखा जाए तो B.S. ब्लूम ने अपना 3H का कॉन्सेप्ट दिया था। क्या चीज? 3H। देखिए यहां पर हेड, कहने का मतलब भाई ज्ञानात्मक पक्ष का विकास कहाँ होगा? मस्तिष्क में होता है, अर्थात हेड में। कहाँ? हेड में। उसके बाद भावनात्मक पक्ष का विकास कहाँ होता है? हृदय में। कहाँ? हृदय में। हृदय में। और उसके बाद हृदय का मतलब हार्ट होता है, HEART, हार्ट। उसके बाद गत्यात्मक पक्ष का विकास कहाँ होता है? मतलब लिखने, क्रियाशील। तो गत्यात्मक मतलब लिखने का तो क्या होता है? हैंड होता है। क्या होता है? हैंड। तो कहने का मतलब है 3H का कंसेप्ट किसने दिया था? तो B.S. ब्लूम ने। और कब दिया था? 1956 में। तो यहां पर एक एक टॉपिक हम लोग अच्छी तरह से पढ़ लिए। और यहां पर चिंतन स्तर की शिक्षा किसने दिया था? तो वह थे हंट। कौन थे? हंट। मैं सारी चीजें आप लोगों को बता देता हूं, एक एक पॉइंट को एकदम बारीकी से, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न आए शिक्षण में। तो अब हम लोग एक एक टॉपिक को पढ़ करके समझते हैं। देखिए इस शिक्षण मतलब, अब देखिए यहां पर गत्यात्मक शिक्षण कौन सा? यहां पर उद्देश्य के आधार पर कौन सा हो गया? ज्ञानात्मक शिक्षण, भावनात्मक शिक्षण, गत्यात्मक शिक्षण। अब देखिए अगला पॉइंट, ज्ञानात्मक शिक्षण। इस शिक्षण से ज्ञानात्मक उद्देश्यों की पूर्ति 6 चरणों में होती है। 6 चरणों में ज्ञानात्मक पक्ष की पुष्टि कैसे होती है? 6 चरणों में होती है। उसमें कौन कौन से हैं? देखिए सबसे पहले बालक जो होगा ज्ञान अर्जित करेगा। क्या करेगा? ज्ञान अर्जित करेगा। फिर क्या करेगा? अबोध। अबोध, अबोध का मतलब समझेगा। उसके बाद क्या करेगा? प्रयोग करेगा। क्या करेगा? प्रयोग। उसके बाद क्या करेगा? विश्लेषण करेगा। विश्लेषण। उसके बाद क्या करेगा? संश्लेषण करेगा। संश्लेषण। उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद जो होगा उसका मूल्यांकन करेगा। मूल्यांकन करेगा। देखिए कहने का मतलब जो ज्ञान अर्जित होता है वह बाद में परिणाम के रूप में आता है, तो वह क्या होता है? मूल्यांकन होता है। तो ज्ञानात्मक पक्ष की पुष्टि 6 चरणों में होती है। यह किसने कहा था? B.S. ब्लूम ने कहा था कि अगर ज्ञानात्मक पक्ष है तो सबसे पहले उसमें ज्ञान होगा, अर्थात मस्तिष्क में भरा जाएगा, फिर उसे समझेगा, फिर समझने के बाद उसका प्रयोग करेगा, प्रयोग करने के बाद उसका विश्लेषण करेगा, अर्थात तोड़ेगा। जैसे बच्चा कैसे पढ़ता है? जैसे मान लीजिए लिखा रहे माँ माँ, तो ऐसे पहले तोड़ता है, फिर तोड़ता है तो फिर जोड़ता है। पहले कहता है मपयाग मंत्रा माँ, मपयाग मंत्रा माँ, तो ये विश्लेषण हो गया। मतलब पहले तोड़ेगा, उसके बाद फिर उसको जोड़ेगा, कहेगा माँ माँ। उसके बाद तब क्या करेगा? संश्लेषण। उसके बाद तब उसका मूल्यांकन करेगा। तो यह चीज होगा। फिर बाद में जो ज्ञान होगा उसका परिणाम क्या होगा? तो क्या चीज हो गया? देखिए ज्ञानात्मक पक्ष की पूर्ति 6 चरणों में होती है। वह कौन कौन सा है? ज्ञान, अबोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो कह सकता है ज्ञानात्मक पक्ष मतलब ज्ञानात्मक पक्ष की पूर्ति नहीं करता। तो यहाँ पर इनमें से अगर इन 6 में से अगर आपको नाम नहीं पता है तो आप बता नहीं पाएंगे, इसीलिए इसको याद करना पड़ेगा। उसके बाद भावनात्मक पक्ष के बारे में हम लोग बात करते हैं। भावनात्मक पक्ष, तो भावनात्मक पक्ष इस शिक्षण का प्रबंध चरित्र निर्माण से होता है। कहाँ होता है? देखिए भावनात्मक पक्ष का निर्माण जो होता है वह चरित्र से होता है। कहाँ से होता है? चरित्र से। कहने का मतलब हृदय से, फीलिंग से। कहने का मतलब अगर आप अच्छे कर्म करेंगे, मतलब अगर भावनात्मक पक्ष में आपका विकास होगा तब क्या होगा? आप हर एक चीज को सोचने समझने की क्षमता आपके अंदर आ जाएगी, इंसान को पढ़ने की क्षमता आ जाएगी। तो यह सारी चीजें जो होती हैं, देखिए कोई इंसान आपको धोखा दे करके चला जाता है तो वह शिक्षण होगा, भावनात्मक शिक्षण होगा। यहाँ पर वह फीलिंग से खेलने के बाद
आपको बता करके गया कि किस प्रकार से फीलिंग होता है, कौन सी बैड फीलिंग होती है, इन सब चीजों के बारे में बता करके गया। तो यह भावनात्मक शिक्षण कहलाएगा, अर्थात भावनात्मक पक्ष पे विकास कहलाएगा। और इसकी भी पूर्ति 6 चरणों में होती है। उद्देश्यों की पूर्ति भी 6 चरणों में होती है। पहले तो होता है, देखिए, ग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, उसके बाद संकल्पना, उसके बाद संगठन, उसके बाद चरित्र निर्माण। सबसे पहले इसमें क्या करता है, देखिए, भावनात्मक माले में सबसे पहले क्या करता है, ग्रहण करता है। क्या करता है, ग्रहण करता है। उसके बाद क्या करता है, उसका जब ग्रहण करेगा तो क्या करेगा, अनुक्रिया करेगा, अनुक्रिया। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद अनुक्रिया करने के बाद अनुमूल्यन करेगा। क्या करेगा, अनुमूल्यन करेगा। उसके बाद क्या करेगा, यहां पर लिख देते हैं, हो सकता है नीचे दिखाई ना दो। उसके बाद अनुमूल्यन करेगा। उसके बाद संकल्पना, उसके बाद संगठन, उसके बाद तब चरित्र निर्माण। तो यह प्रक्रिया भावनात्मक पक्ष की विपूर्ति किससे होती है, 6 चरणों में होती है। सबसे पहले ग्रहण करेगा, उसके बाद अनुक्रिया। जैसे क्या होता है कि आपकी किसी भी मोबाइल पे आपकी मैसेज आया या फिर कोई बात कहना चाह रहा है, उसकी बात आपने पूरी समझी नहीं और जैसे अलग झगड़ने, जैसे कहने का मतलब आपको कोई धोखा दे करके गया और उसका कारण आप जाने नहीं, फिर लगे उसे बुरा भला कहने। तो कहने का मतलब आप अभी बात को समझे नहीं, ग्रहण नहीं करिए, तब तक अनुक्रिया करने लगे और उसके बाद अनुमूल्यन करेंगे। फिर आप बाद में सोचेंगे, जब झगड़ा वगड़ा हो जाएगा, कहेगा कि चलो जाओ, छोड़ के चले जाओ, तो उसके बाद मूल्यांकन करेंगे कि मैं बहुत गलत कर दिया है यार, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। उसके बाद तब संकल्पना लेंगे कि हमें क्या चीज करना चाहिए, किस प्रकार से मनाना चाहिए। तो उसके बाद संगठन बनाएंगे, किस प्रकार से करना है। उसके बाद तब जाकर के चरित्र का निर्माण होता है। तो कहने का मतलब भावनात्मक पक्ष की पूर्ति भी 6 चरणों में होती है, ग्रहण, अनुक्रिया, अनुमूल्यन, संकल्पना, संगठन, चरित्र निर्माण। तो ये चीजें हो गई। उसके बाद गत्यात्मक पक्ष जो होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए, गत्यात्मक पक्ष भी, इसका भी 6 चरणों में होता है। इस शिक्षण का संबंध मस्तिष्क व शरीर दोनों से होता है। इस शिक्षण के विकास को 6 चरणों में पूरा किया जाता है। क्या है, उद्दीपन है, कार्यकरण है, नियंत्रण है, समायोजन है, संभावीकरण एवं आदत निर्माण। तो यह क्या है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा। मनोगत्यात्मक शिक्षण में क्या होता है कि इस शिक्षण का संबंध मस्तिष्क व शरीर दोनों से होता है। गत्यात्मक शिक्षण मतलब मनोगत्यात्मक शिक्षण में क्या होता है, इसका जो विकास होता है वह क्या होता है, मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से होता है। कहने का मतलब जैसे आप एग्जाम में चले गए, एग्जाम में जो आपके मस्तिष्क में रहेगा वही तो हाथ से लिखेंगे, अगर नहीं आपको याद रहेगा तो कहां से लिखेंगे। तो कहने का मतलब होता है मनोगत्यात्मक शिक्षण में क्या होता है, मस्तिष्क के साथ साथ शारीरिक विकास भी शामिल होता है। और इस शिक्षण के विकास को भी क्या किया गया है, 6 चरणों में पूरा किया जाता है। पहला होता है उद्दीपन, कार्यकरण, उसके बाद नियंत्रण, समायोजन, संभावीकरण एवं आदत निर्माण। तो कहने का मतलब है इसके बारे में आप लोग जो यहाँ पर 6 चरण हैं उसके बारे में एक छोटी छोटी टिप्पणी कमेंट करेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में इसको समझा दूंगा। इसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण के सिद्धांत। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या चीज, शिक्षण के सिद्धांत। तो आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते एक बात जरूर कहूंगा कि मुझसे न पूछना मेरी मंजिल कहाँ है। मुझसे न पूछना कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो मैंने इरादा किया है और मुझे मालूम है कि मैं हारूंगा नहीं। मुझे मालूम है कि मैं हारूंगा नहीं, क्योंकि ये वादा मैंने किसी और से नहीं खुद से किया है। तो मैं यह वादा करता हूं कि आपका JRF निकलेगा तो निकलेगा 100%।